हेलो दोस्तों, विजय किंडू में आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्लास टेस्ट 2 का जो सॉल्यूशन है उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास टेस्ट 4 का सॉल्यूशन पर डिस्कशन। जी, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था कि व्यवसाय की संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही करना चाहिए, ऐसी परंपरा है। मतलब हम इस परंपरा में क्या करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इस परंपरा में हम क्या करते थे। इस परंपरा में हम ये देखते थे कि अगर फ्यूचर में क्या हो रहा हो, हमें फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस प्रॉफिट को क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे। क्या करते थे, इग्नोर। पर अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, उसे कंसीडर करते हैं और उसके लिए पूरी तरह से हम क्या करते हैं, अपने उसमें आयोजन किया जाता है। तो ये कौन सी अवधारणा कहती है, तो ये रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आता है, रूढ़िवादिता अवधारणा के अंतर्गत आता है। हमने ये पढ़ा भी था, है ना। हमने ये पढ़ा भी था, मैंने आपको पढ़ाया भी था और हमने इसको डिटेल्ड में समझा था। ये रहा हमारा रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा ये, इसमें हमने इसे पढ़ा भी था कि लेखांकन में रूढ़िवादिता का आशय है उन प्रथाओं से है जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों को तो शामिल किया जाता है परंतु लाभों को नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कम मूल्य के माल को विविध व्यय में, मतलब ऐसे जो मटेरियल है, जो मूल्य है क्या है, जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कम है, मतलब लेस है। अब कम मूल्य का मतलब क्या हुआ, कम मूल्य का मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उससे डिसाइड होता है कि उस वैल्यू का कम मूल्य कितना है। पर सामान्यतः मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसके लिए, कि जैसे 100 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा, या दिवाली के समय आप पूजा की सामग्री लाए 200 रुपए की, है ना। या आप अपनी कंपनी के लिए क्या लेकर के आए, पेन लेकर के आए, ऑफिस में पेन लेकर के आए 40 रुपए के, तो क्या आप इन सब के लिए लेजर खोलते हैं? नहीं, हम इन सभी एक्सपेंसेस को काय में डाल देते हैं, ऑफिस व्यय में या अदर एक्सपेंसेस में हम इसे ले लेते हैं। या जैसे कि इस एग्जांपल में क्या दिया है, विविध व्यय में हम उसे ले लेते हैं। तो ये किस अवधारणा के अंतर्गत होता है, ऐसी कौन सी परंपरा बोलती है? तो संगति परंपरा, महत्वपूर्णता की परंपरा, रूढ़िवादिता की और प्रकटीकरण की। तो आपको ये बताना था कि किस परंपरा के अंतर्गत हम ऐसा करते हैं कि जो लेस मूल्यवान चीजें जिनकी वैल्यू क्या है, कम है, उसको किस परंपरा के अंतर्गत विविध व्यय में लेते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था महत्वपूर्णता की परंपरा के अंतर्गत। हम इसमें देखते हैं कि जो मटेरियल चीजें उनको तो सही से बताना, और जो मटेरियल नहीं है, जो कम इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या करते थे, उसे जैसे मैंने आपको दिया था कि ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत दिखा देते थे, विविध व्यय के अंतर्गत हम उसे दिखा देते हैं। बात समझ में आई है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामान्यतः इस धारणा पर तैयार किए जाते हैं कि एक जो उद्योग है वो क्या चल रहा है, एक चालू व्यवसाय है, मतलब एक ऑपरेटिंग व्यवसाय व्यवसाय है, और क्या कर रहा है, मतलब नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में वो क्या है, उसका जो ऑपरेशन है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। मतलब व्यापार हम क्या मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस क्या है, बिजनेस हमारा लगातार चलता रहेगा और वो क्या होगा, वो बंद नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, ये मान करके हम करते हैं। तो इस अवधारणा, यह किस अवधारणा पर आधारित, आपको बताना है कि जो ऐसा मान करके हम करते हैं कि व्यापार जो है कंटिन्यू चलता रहता है और निकट भविष्य में वो बंद नहीं होगा, ये किस अवधारणा के अंतर्गत वो होता है, किस अवधारणा पर जो है ये आधारित है, आपको ये बताना था। तो आपने ये बताया होगा बिल्कुल अच्छे से, हमने इसे पढ़ा भी था। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर में जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, राजस्व प्राप्ति की अवधारणा, दूसरा है अक्रूवल कंसेप्ट, तीसरा है ऐतिहासिक लागत की अवधारणा और चौथा है गोइंग कंसेप्ट। तो देखिए, हम किस अवधारणा के अंतर्गत मानते हैं कि व्यापार जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है या इन्फानाइट ईयर तक चलता रहता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लंबे समय तक चलता रहता है और निकट भविष्य में वो बंद नहीं होगा, हम ऐसा मान करके चलते हैं। तो किस अवधारणा के अंतर्गत होता है, गोइंग कंसर्न, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत ऐसा होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी और प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। मतलब ऐसा कौन सा सिद्धांत है, कौन सा कंसेप्ट है जिसमें क्या बोलते हैं कि जो जो ऑनर है,
जो ऑनर है वो उसके व्यापार से क्या होता है, अलग होता है। मैंने आपको डिटेल में समझाया था, कंसेप्ट इंटाइटिटी कंसेप्ट के अंतर्गत हमने समझा था इसे, कि उसमें क्या होता है, इंटाइटिटी में क्या माना जाता है कि जो स्वामी द्वारा जो पूंजी किसमें लगाई गई है, व्यापार में लगाई गई है, वो भी क्या मानी जाती है, वो भी लाइबिलिटी मानी जाती है व्यापार की दृष्टि से, उसे भी क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी मानी जाती है। और व्यापार के हिसाब से इसे भी ये क्या है, एक लाइबिलिटी है जिसका उसे भुगतान करना है। इसलिए जो पूंजी होती है उसे हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी पक्ष में दिखाते हैं, और ये भी व्यापार के लिए क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी है, ये बताया गया था। और दोनों का अस्तित्व भी क्या बताया गया था, पृथक अस्तित्व होता है, मतलब स्वामी अलग होता है और उसका व्यापार जो है वो अलग होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे, व्यवसायिक अस्तित्व, चालू व्यवसाय, दोहरा पहलू और इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना था कि इसका आंसर क्या है, किस अवधारणा के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। तो इसका आंसर है वो है व्यवसायिक अस्तित्व, मतलब जो इंटाइटिटी कंसेप्ट जिसे मैंने आपको बताया था वो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कई बार बताया भी था कि एक आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखांकन मानक जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आपको ये बताना है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आपको ये बताना है कि जो भारतीय लेखांकन मानक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो जारी कौन करता है, कौन इशू करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, हमने जब क्लास पढ़ी थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि देखिए अगर आप ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप में भी हो सकता है कि आप केंद्र सरकार बोल दें, क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो नियम कायदे बनाती है वो सरकारी बनाती है, तो आप केंद्र सरकार के ऊपर जाए, पर वास्तव में क्या है, कौन अगर लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे ठीक है शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईसीएआई। और आईसीएआई क्या करता है, आईसीएआई के अंतर्गत एग्जाम लेते हैं और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो पर्सन इसकी डिग्री लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सीए। और सीए का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ऑडिट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं उसके ऊपर ऑडिट करना, उसको वेरीफाई करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, वेरीफाई करना, मतलब ऑडिट करना उनको, कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो पूरी तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या देना, अपनी रिपोर्ट देना, जिसे क्या कहा जाता है, ऑडिटर रिपोर्ट। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा एएस जारी किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति क्वालिफाई करके एग्जाम बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चिट्ठे की संपत्ति और दायित्व पक्ष का योग बराबर होना चाहिए, ये किस अवधारणा के अंतर्गत होता है। कि चिट्ठे के दोनों पक्षों का जो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब हम ये देखते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये हमने देखा भी है कि बैलेंस शीट में इधर तो क्या आती है, कैपिटल और अदर लाइबिलिटी, और इधर क्या आती है, असेट्स आती है, और इन दोनों का जो टोटल होता है वो क्या होता है, बराबर। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक तरह का क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी कि अकाउंटिंग इक्वेशन भी होता है। मतलब बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट किस प्रकार का किसका टाइप, अकाउंटिंग इक्वेशन का टाइप कौन है, तो वो बैलेंस शीट भी है। मतलब बैलेंस शीट को एक अकाउंटिंग इक्वेशन का टाइप भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, जो फिगर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बैलेंस शीट से ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चिट्ठे की संपत्ति और दायित्व पक्ष का जो योग है वो बराबर होना चाहिए, ये अवधारणा प्रकट करती, कौन सी अवधारणा जो है वो ये बात प्रकट करती है, आपको ये बताना था आंसर, कि निरंतरता संबंधी अवधारणा, वस्तुपूरक अवधारणा, उपार्जन अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा। तो आपने इसका आंसर जरूर से दिया होगा और सही दिया होगा, क्योंकि हमने इसे पढ़ा भी था। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है द्विपक्षी संबंधी अवधारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो एक सीधा क्वेश्चन था, और 90% जो अभी देखा गया है आज तक वो यही देखा गया है कि जब जब क्वेश्चन आता है 90 to 100%, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें वो डायरेक्टली आपसे नाम दे देते हैं और एएस दे देते हैं, और उसका क्या पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है कि AS3 किससे संबंधित है। तो आपको बताना पड़ता है कि वो किससे संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। AS2 किससे संबंधित है, तो AS2 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, स्टॉक के वैल्यूएशन से संबंधित है। ठीक है, मतलब स्कंध के मूल्यांकन से संबंधित है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है, तो वो है पट्टे से। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, सही नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में भी तो आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि वो पूछ क्या रहे हैं। कई बार ये जो है ना, ये हम ध्यान से चूक जाते हैं और एग्जाम में गलती जो होती है वो यहीं से हो जाती है। मतलब हमें क्वेश्चन आते हुए हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। ये क्या बोल रहा है, सही नहीं है, मतलब क्या गलत है, सही नहीं है मतलब क्या है, क्या गलत है। सही नहीं का मतलब क्या है कि क्या गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऐसा आप इसको लिख लेंगे कि गलत है, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। चलिए, तो आपको ऑप्शन दे रखे थे कि पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, ये बात है। दूसरा दिया था व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्त पालन कला और विज्ञान दोनों है। क्या वाकई में व्यापारिक लेन देनों का हम लेखा अभिलेखों में वह किया जाता है पुस्त पालन में? तो बिल्कुल बुक कीपिंग इसलिए तो की जाती है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो उसको हम क्या रखें, इसमें ही रखें। दूसरा क्वेश्चन सी पॉइंट क्या बोल रहा है कि लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। बिल्कुल उसका एक फिक्स सेट होता है कि इस बुक्स में रखे जाएंगे और इनको इस लेजर्स में रखे जाएंगे, ये बुक्स इससे संबंधित है, ऐसा बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, पुस्त पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। बिल्कुल बुक कीपिंग क्या है, जो हमारी बुक्स होती हैं उसके अंदर लेखन करने की भी विधि है। तो बिल्कुल तीनों पॉइंट ही सही है। तो गलत क्या दिख रहा है, विश्लेषणात्मक प्रकृति का जो है पुस्त पालन का कार्य है, तो ये बात गलत है। पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं है। पुस्त पालन का कार्य तो क्या है, सिंपल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको काय में लिखना, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेजर करना। तो हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है। तो मीन्स क्या है, क्या गलत है। तो क्या गलत है, तो गलत बात यही है कि पुस्त पालन का कार्य क्या है, विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। बात समझ में आ गई इतनी? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 समटाइम्स पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है, कर निर्धारण वर्ष है ना, कब से चालू होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना एग्जाम में भी। तो ठीक है, कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। कर निर्धारण वर्ष कब से शुरू होता है, आपके पास आंसर थे कि 1 दिसंबर से, 1 अप्रैल से, 1 जून से और 1 मार्च से। तो कर निर्धारण वर्ष जो चालू होता है वो चालू होता है 1 अप्रैल से। बात ध्यान रखिएगा, कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि लेखांकन प्रमाणक 10 बनाया गया है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के पहले क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था। उसमें बात की जाती थी, A6 में बात की जाती थी, किसकी बात की जाती थी, डेप्रिसिएशन की। ठीक है, अब क्या हुआ, अब डेप्रिसिएशन का ये एस है नहीं, तो जो डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट है उसको किस में ले आया गया है, AS10 में। तो AS10 फिक्स असेट से तो संबंधित था ही, अब उसमें जो है डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। AS10 जो है एक IMP AS है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि लेखांकन प्रमाणक 10 बनाया गया है। लेखांकन प्रमाणक 10 बनाया गया है स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए। बिल्कुल सही बात है कि स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए बनाया गया है। क्या ख्याति के उपचार के लिए बनाया गया है, नहीं। और दूसरा क्या बोल रहा है, हाथ के लेखांकन के लिए बनाया गया है, बिल्कुल बात सही है। और लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए बनाया गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण तो किसमें किया जाता है, AS1 में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा A और C दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, ए और सी जो है वो दोनों ही सही है इसमें। तो ये आंसर आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसमें मार्किंग करें अपनी, तो अपना ये मार्क्स भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ इस वाले बच्चों को भी मार्क्स मिलेगा। मतलब जिन्होंने सी लिखा है उनको भी सही है और जिन्होंने ए लिखा है उनको भी सही है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एस जो 21 है, AS21 है, उसके अनुसार क्या बोलते हैं कि समेकित लेखा विवरण तैयार करना, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना क्या है, वैकल्पिक है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। तो देखिए AS21 जो है ये अंदर से क्वेश्चन है आपके लिए कि AS21 जो है वो किसके लिए आपको बताना है, अनिवार्य है। मतलब AS21 समेकित लेखा विवरण तैयार करना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तैयार करना किसके लिए अनिवार्य है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये किसके लिए अनिवार्य है, जो सबसे लिए अनिवार्य है कि इनको तो बनाना ही है, वो है सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था मेरे हिसाब से। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे
तो वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछेंगे तो वो पूछेंगे इस पर, नाम पर, सीधा सीधा नाम पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। मतलब वो जो पूछेंगे ना एग्जाम में क्वेश्चन, वो आपसे नाम पर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि AS9 किस पे संबंधित, एस जो है आपका, सॉरी, AS1 किससे संबंधित है, AS2 किससे संबंधित है, AS3 किससे संबंधित है, AS4 किससे संबंधित है, AS7 किससे संबंधित है, AS9 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मुझे जो लग रहा है आपके एग्जाम में, वो है कि इससे नाम पूछा जाएगा। मतलब आपसे जो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं इस बार, वो लग रहे हैं कि नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद AS3 के अनुरूप में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह विवरण के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है, मतलब शामिल की जाएगी जो AS3 के अनुसार। तो देखिए AS3 बात किसकी करता है, AS3 बात करता है केस की, केस के संबंध में। ठीक है, किसके संबंध में बात करता है, केस से रिलेटेड, है ना, कि केस का या तो केस आएगी या केस जाएगी, इससे संबंधित एस है। रोकड़ प्रवाह विवरण, AS3 का नाम जो है वो रोकड़ प्रवाह विवरण है, तो AS3 इससे संबंधित बात करता है। अब आपको ऑप्शन दिए गए थे, ऋण पत्र का इक्विटी में परिवर्तन। तो देखिए ऋण पत्र क्या हो रहे हैं, डिबेंचर जो है वो इक्विटी में परिवर्तन होगा, तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले ऋण पत्र थे, अब वो इक्विटी में बदल गया, तो क्या केस का कोई ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, संपत्ति को प्रत्यय पर प्राप्त करना। तो देखिए संपत्ति को प्रत्यय पर प्राप्त करना, ये भी कह रहे ना, नहीं है। लीज के लिए हमारे हमने दिया हुआ है कि लीज के लिए आपके लिए ऊपर एस दिया ही हुआ है, आपको दिखाया ही है मैंने। यहाँ पर एस की सारी लिस्ट दी हुई है, तो एस तो 19 है, वो किससे संबंधित है, वो लीज से संबंधित है, आपके इसमें दिया ही हुआ है मैंने, ये यहाँ पर। ठीक है, लीज से संबंधित है। और तो मेन जो है वो एस किससे संबंधित है, केस के प्रचलन से। तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस पर आएगा, वो आएगा प्रचलन और गैर प्रचलन नगद प्रवाह सूचनाओं के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देखिए लास्ट वाला क्या बोल रहा है, विक्रेता को रहन देकर इमारत खरीदना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा आंसर क्या होएगा, आंसर होगा सी, है ना। मैं आपको सजेस्टेड आंसर आंसर जो होगी, आंसर की भी साथ ही साथ आपके साथ आंसर की फाइल भी शेयर कर देंगे, तो आप केवल समझिए। तो AS3 किससे संबंधित है, AS3 का सबसे ज्यादा नाम पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो हमको नाम याद सारे रखने, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया कि लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको ये बताना है कि कौन सी बात जो है सत्य है, मतलब सही है, राइट कौन सी बात है। ठीक है, यस कौन सी बात में आएगा। भावी हानियों को ध्यान में रखना, भावी लाभों को ध्यान में रखना, अशोध्य ऋणों का ध्यान रखना, या स्कंद और मूल्यह्रास को ध्यान में रखना। तो लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ज्यादा, मतलब कौन सा कथन सत्य माना जाएगा, कौन सा कथन ये माना जाएगा कि भैया ये जो है वो दूरदर्शिता को देखते हैं। तो देखिए हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो दूरदर्शिता में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि भविष्य में, फ्यूचर में होने वाली, कौन से फ्यूचर में होने वाले लॉस को क्या रखना, ध्यान रखना, और उनका क्या करना, आज ही उनके लिए व्यवस्था करना। ये हमारा फ्यूचर के लिए रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा कि भावी हानियों को ध्यान में लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर से आ गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एएस मार्गदर्शन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये किसके लिए तैयार किया गया है, AS3 किसके लिए तैयार किया गया, बताइए फटाफट से, AS3 किसके लिए तैयार किया गया। आप आसानी से आपने इसका आंसर दे दिया होगा। कंपनी का चिट्ठा, नगद प्रवाह विवरण, निधि प्रवाह विवरण, नगद प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरण। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही तरह का पूछा जाएगा जहां तक एग्जाम में चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया होगा, आपको पता ही होगा कि किसके लिए AS3 है, तो नगद प्रवाह विवरण के लिए है ये। ठीक है, जो 15वें नंबर का क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, पर ये क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है, और अभी भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो आपने इसका आंसर बता दिया होगा कि 1970 में, 1973 में, 1972 में और 1977 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, है ना, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी। आपसे ये पूछा गया था, तो कब हुई थी, 1977 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सिद्धांत व्यापार के लेन देनों के आधार पर हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा यदि धन के संदर्भ में व्यक्त किया गया है।
देखिए मैंने आपको बताया भी था कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा तो वो देखिए आपको क्या देंगे, आपको वो क्लू जरूर देंगे, और क्लू क्या देंगे, मनी का। देखिए यहाँ पर दिया है उन्होंने, क्या दिया है, धन मतलब मनी। मैंने आपको बोला था कि मनी का वो क्लू जरूर देंगे कि ऐसे रिकॉर्ड जो किसमें है, यदि वे धन में व्यक्त किए जाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो किस मेजरमेंट के अंतर होता है, मनी मेजरमेंट के कंसेप्ट के अंतर्गत होता है। तो देखिए राजस्व प्राप्ति और अक्रूवल कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या गोइंग कंसर्न या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मुद्रा मापन अवधारणा। देखिए मैंने जो जो टर्मिनोलॉजी पर बन सकते हैं क्वेश्चन, कोशिश करिए कि उन सबको कवर करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पर बेस कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो मे भी पॉसिबल पूरी तरह से हो कि आप वो क्वेश्चन देख चुके हों, तो ज़्यादा जल्दी से आप कर पाएंगे, या आप इतने प्रिपेयर हो जाएं कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे वो बन जाए। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, कौन सा वित्तीय विवरण लेखांकन समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कौन सा वित्तीय विवरण है जो आप किसका करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो लेखांकन समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब लेखांकन समीकरण जब हम बनाते हैं तो लेखांकन समीकरण का मैंने आपको बताया भी है कि क्या आएगा, असेट्स बराबर ये लाइबिलिटी, या असेट्स बराबर कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, है ना, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इसे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने भी वाले हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसे कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा है, क्या लाभ हानि है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, या बैलेंस शीट है। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का सही मायनों में देखिए असेट्स हमें कहाँ मिलेंगी, आप ऐसी ही लॉजिक से जाएंगे कि असेट कहाँ मिलेंगे, लाइबिलिटी कैपिटल कहाँ मिलेगी, और आउटसाइड लाइबिलिटी कहाँ पर मिलेगी। तो ये सब चीजें हमें मिलेंगी बैलेंस शीट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। समझ में आ गई बात, 17 का ए मतलब सॉरी, ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट जो है वो अकाउंटिंग लेखांकन समीकरण का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्त पालन का कार्य जहां समाप्त होता है, मतलब बुक कीपिंग जहां समाप्त हो जाती है वहां से लेखा कर्म का कार्य आरंभ होता है। जहां पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से प्रारंभ होता है। तो देखिए पहले क्या होगा, पहले हम बुक्स बनाएंगे, बुक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, हम उसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फिर हम क्या करते हैं, उसका ऑडिट कराते हैं। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपने बुक्स बना ली, उसका फाइनल अकाउंट्स भी सब बना ली, सब कर लिया आपने, फाइनल अकाउंट भी बना लिए, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑडिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या क्या होगा, अंकेक्षण होगा, प्रमाणन होगा, और स्टॉक होगा, या क्रय होगा। तो देखिए क्या होगा, अब सब बन गए, हमने बुक्स बना ली, बुक्स के बाद फाइनल अकाउंट्स बना लिए, तो अब हम उसका क्या कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंकेक्षण, ऑडिटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट मतलब चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट क्या होते हैं आपको बताना है। सरकारी अंकेक्षण होते हैं, पेशेवर अंकेक्षण होते हैं, और अनिपुण अंकेक्षण होते हैं। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से अंकेक्षण होते हैं, तो एक पेशेवर अंकेक्षण होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर फटाफट से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, पुष्प पालन का अर्थ होता है, पुस्तक पालन का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना होता है, लाभ हानि खाता तैयार करना होता है, शुद्ध लाभ की गणना करनी होती है, साझेदारी संलेख लिखना होता है। तो देखिए पुस्तक पालन का कार्य क्या होगा, फटाफट से अब आपको ही पता होगा कि बुक कीपिंग में हम करते क्या है, कि जो हमारी बुक्स है उसमें हम क्या करते हैं, बुक्स में हम अपनी एंट्रियां करते हैं, मतलब डेली बेसिस पर जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हमें इसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, पुस्तक पालन बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है, आपको ये बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है, आपने पढ़ी होगी, और उम्मीद होगा कि आपसे जो है ये प्रॉपरली बन गया होगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता देता हूं एक शॉर्टकट की। कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन भी आए तो आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, टी टाइप बैलेंस शीट बना लीजिएगा।
है ना। और बस जो फिगर जहां पर बोले गए हैं वहां लिख दीजिएगा। आपको पता ही है कि कैपिटल किधर आती है, यहाँ आती है, लाइबिलिटी कहाँ आती है, यहाँ आती है, और असेट कहाँ आती है, यहाँ पर आती है। बस अब इसके हिसाब से आप अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे क्वेश्चन कंफर्म सही होगा, गलती नहीं होगी, ना के बराबर होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल, कैपिटल कहाँ है, कैपिटल, कैपिटल किसके बराबर होती है, असेट्स और लाइबिलिटी को जोड़ देंगे, मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगी क्या, नहीं, ये बात तो गलत है, तो ये पॉइंट तो गलत है। चलिए, तो ये तो नहीं है समीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरे पर, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब हम वापस से यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना लेते हैं हमारी सबसे पहले, तो ताकि हम आसानी से उसे समझ पाएं। तो हमने बैलेंस शीट बना ली, टी टाइप, यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए कैपिटल और लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा, असेट, और ये बराबर हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, कैपिटल बराबर होता है, कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर असेट में से, असेट में से मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। अगर मान लीजिए 1000 रुपये यहाँ पर है और ये 300 और ये 700 है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ले लेता हूं मैं प्रॉपरली बैलेंस शीट। ये देखिए अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल, लाइबिलिटी और असेट। अब मान लीजिए ये हमारा टोटल आ गया, असेट कितनी, 1000 रुपए की है, यहाँ भी हमने 1000 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 300 रुपये और यहाँ आ गया 700 रुपये, ये हमारा आ गया 1000 रुपये, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। ये बोल रहे हैं कि कैपिटल निकालने के लिए अगर लाइबिलिटी, असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल। अगर हम 1000 रुपये में से 700 रुपये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये आप बना लेंगे तो आपसे बहुत कम चांसेस है कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो सही होगा। अब हम सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हमारी संतुष्टि के लिए कि जो ये फिगर है शॉर्टकट बैठ जाता है या नहीं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, असेट्स बराबर लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। तो ये बोल रहे हैं कि असेट निकालने के लिए आप क्या करिए, जो लाइबिलिटी है उसमें से कैपिटल घटा देंगे, तो 700 रुपये में से 300 घटाएंगे तो 400 आएंगे, तो क्या ये असेट के बराबर आ जाएंगे, नहीं, तो ये बात भी गलत है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि लाइबिलिटी बराबर होता है असेट प्लस कैपिटल, मतलब लाइबिलिटी 700 रुपये निकालने के लिए अगर असेट 1000 की प्लस 3 कैपिटल की 300 रुपये कर देंगे तो लाइबिलिटी के बराबर आ जाएगा, नहीं, ये तो कितने हो जाएंगे, 1300, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो बी है वो पूरी तरह सही है। बात समझ में आई इसमें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा जो है क्या है, सही नहीं है, मतलब क्या है, गलत है। बस ये लिख लिया करिए या ये ध्यान रखा करिए, ठीक है। तो आपको वो पढ़ने में आसानी होगी कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है मतलब गलत है, ठीक है, कौन सा कथन जो है वो आपको बताना है कि गलत है। चलिए पढ़ते जाइए फटाफट से। देखिए वस्तु और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि का को आगम कहते हैं। ये बात है कि वस्तु और सेवाओं को अगर हम बेचते हैं तो उससे हमें जो मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, बिल्कुल रेवेन्यू तो कहते हैं, ये बात तो सही है। तो ये बात तो सही है। और ये क्या बोल रहे हैं, गलत कौन सी है, तो ये तो बात सही है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात बोल रहे हैं स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी धन को कहते हैं, पूंजी कहलाती है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि वो कैपिटल कहलाती है, तो ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्र करके रखने को अभिलेखन कहते हैं। एक ही जगह पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि एक ही जगह पर, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, ये है क्या, तो ये बात अभिलेखन करते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि हम अभिलेखन का मतलब ही क्या होता है, अभिलेखन का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करना, उनको एक जगह रखना थोड़ी ना होता है, तो ये बात गलत है। अब देखिए पॉइंट नंबर डी क्या बोल रहा है, संपत्ति, संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी, संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व जो है क्या है, संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व करेंगे तो हमारी पूंजी आ जाएगी, मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी। अभी हमने ऊपर ही एग्जांपल लिया था बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में क्या बोला था, असेट्स कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, तो ये आ गया था, तो 1000 की ये हो गई थी हमारी असेट, हमने बोला था 700 रुपए की लाइबिलिटी और 300 रुपए का ये, तो ये बोल रहे थे कि ये इसके बराबर होगा क्या, तो देखिए अभी ये क्या बोल रहे हैं, संपत्ति, संपत्ति कितने की अभी हमारी संपत्ति है, जो फिगर लिया था हमने 1000 रुपए की संपत्तियां हैं,
माइनस बाहरी दायित्व कितने के थे, 700 रुपए के, तो 700 रुपए के ये लिया, तो हमारी कितनी आ गई कैपिटल, 300 रुपए की। क्या ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो ये बात भी सही है। तो गलत क्या है, गलत है सी। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कि सी जो है पॉइंट क्या है, गलत है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन नहीं है। ठीक है, लेखांकन का नहीं है, मतलब अकाउंटिंग का काम ये काम करना नहीं है, अकाउंटिंग का काम ये काम करना नहीं है, ये काम अकाउंटिंग के द्वारा अकाउंट्स में नहीं किया जाता है। तो देखिए, लाभों को अधिकतम करना, लाभों को जो है अधिकतम करना, मैक्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या अकाउंट्स का काम है? बिल्कुल, अकाउंट्स का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना थोड़ी ना। अकाउंट्स का काम तो क्या है, अकाउंट्स का काम क्या होता है, अकाउंट्स का काम तो ये होता है कि भैया जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उनको क्या करना, उनको रिकॉर्ड करना कि भैया हाँ इतना माल गया है, इतने पेमेंट करे हैं, इतना पेमेंट रिसीव हुआ है, ये सेल हुई है, ये सारी बातें क्या करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का काम अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम थोड़ी ना होता है। तो हमारा आंसर जो है ये नहीं है। तो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये ए। ठीक है, अब हम पर आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमको और क्लियर हो चीजें। देखिए, क्या वैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करना, बिल्कुल अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं। अब जैसे हमने अकाउंट्स बनाए, फिर हम क्या देते हैं, अकाउंट्स को कहाँ पर देते हैं, इनकम टैक्स में देते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत देते हैं। और व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, बिल्कुल इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भैया हमारी ये संपत्तियां ये यहाँ पर स्थित है, ये है। अभिलेखों को व्यवस्थित करना, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं, एक सारे हमारे जो ट्रांजेक्शन है, सारे जो अभिलेख होते हैं, जो सब चीजें होती हैं, वो क्या होती है, सब एक जगह क्या हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है और व्यवस्थित हो जाती है। हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किससे कितना बैलेंस लेना है, तो वो भी हमें अकाउंट से आसानी से पता लग जाता है, कितनी सेल हुई है, कितना परचेस हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, ये सारी बातें हो जाती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को अधिकतम करने का जो उद्देश्य है वो तो किसका है, वो व्यापार का हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति है, जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। पर व्यापार का उद्देश्य प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना नहीं होता। इनका उद्देश्य तो क्या होता है, इनका उद्देश्य तो होता है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट सही बन रहे हैं कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मतलब आपको कथन समझने हैं और उस पर विचार करना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, क्या दोनों ही बातें सही है या नहीं। तो देखिए, कथन क्या बोल रहा है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। जो लेखांकन है वो किसकी भाषा है, वो बिजनेस की भाषा है। तो बिल्कुल बात सही है। और तर्क, इस पर तर्क क्या दिया जा रहा है कि लेखांकन व्यवसायी को आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। मतलब अकाउंट्स जो है, वह व्यापारी जो है, जो व्यापारी है, उसको आवश्यक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है ना, वो ये दे देता है। अब आवश्यक सूचना कैसी दी रहती है, जैसे अगर व्यापारी को ये पता करना हो कि भैया मेरी सेल कितनी हुई है, उसके लिए एक आवश्यक सूचना है, तो पता लग जाएगी अकाउंट से? नहीं, बिल्कुल पता लगेगी। उसको ये पता करना है कि परचेस कितना करा है मैंने साल भर में, क्या पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। उसको एक्सपेंसेस कितने करे हैं, ये पता लग जाएगा क्या? बिल्कुल पता लग जाएगा। उसके कहना प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उसको पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है, उसको पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। उनकी लाइबिलिटी कितनी खड़ी है, वो पता लग जाएगी, बिल्कुल पता लग जाएगी। उनके असेट्स कितनी है, पता लग जाएगी, बिल्कुल पता लग जाएगी। तो ये सारी बातें पता लग जाती है, किससे पता लग जाती हैं, अकाउंट्स से। तो ये बात भी सही है, मतलब जो कथन है वो भी सही है और जो तर्क है वो भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर जो है वो दोनों ही सही है, तथा ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ए जो है वही क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है लेखा मानक बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। देखिए, प्रथम लेखांकन मानक किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। स्कंद के मूल्यांकन से, आज के लेखांकन से, और लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, और आय की पहचान से। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जो पहला एएस जारी किया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जो पहला एएस जारी किया गया था, वो कौन सा एएस जारी किया गया था, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जो एएस जारी किया गया था, वो एएस जारी किया गया था कौन सा, एएस 1।
AS1 जारी किया गया था और AS1 किससे संबंधित है? लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, जो पॉलिसी हैं उनके प्रकटीकरण से संबंधित है, मतलब जो नीति लेखांकन नीतियां होती हैं उनके प्रकटीकरण से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमने इसे पढ़ा भी है पिछली क्लासों में, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो है क्या है? ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आपके सामने लेकर के आए हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, मतलब जो मेन काम है लेखांकन का वो क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, आर्थिक समंको का अभिलेख, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना, व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन और गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है, मतलब लेखांकन जो है वो क्यों किया जाता है, आप ये बताइए। लेखांकन का जो मेन काम है वो क्या है, बताइए फटाफट से। क्या करता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का तो काम वही है जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अकाउंट्स का मतलब क्या है। अकाउंट का तो मतलब क्या है, जो जो काम हो रहा है और जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको क्या करना, उनको लिखते जाना। क्या भैया ये ट्रांजेक्शन हुए, सेल इतनी हुई, परचेस इतनी हुई, और फिर क्या करते हैं, फिर इसको बाइफरगेट कर देते हैं कि सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अलग सेल्स रजिस्टर में, परचेस से रिलेटेड परचेस रजिस्टर में, जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस लेजर में। तो ये क्या करता है, लेखांकन का काम क्या है, सारे ट्रांजेक्शनों को क्या करना, रिकॉर्ड करना और उनको अलग अलग वर्गीकृत करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति को लेखा मानक 2 का विषय है। ठीक है, लेखा मानक 2 का जो विषय है वो क्या है? तो देखिए जो AS2 है वो किसका संबंधित है? तो वो है स्टॉक के मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण से संबंधित। तो हमारा ए जो है वो आंसर सही है। ठीक है, दूसरा जो है हास लेखांकन, तो हास लेखांकन के लिए अब एस कौन सा लगता है? AS10 लगता है। और सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए मैंने आपको बताया कि AS1 जो है वो इसके लिए लागू होता है, हमने बात भी करी है इसे। तो AS10 जो है वो हास के लिए अब बात करता है, और सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए कौन सा एस बात करता है? तो AS1 जो है इसके लिए बात करता है। बात समझ में आई? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो एक IMP क्वेश्चन है और एक अच्छा और सरल भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिर भी इसीलिए रखा गया है कि कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि देखिए इस बार जो MPTET की एग्जाम हो रही है वो कैसी एग्जाम हो रही है, वो नेगेटिव मार्किंग के साथ आ रही है। कैसी आ रही है? नेगेटिव मार्किंग के साथ आ रही है, मतलब उसमें 0.25 मार्क्स नेगेटिव है। तो ऐसे ही है कि ये टफ एग्जाम हो गई है, पहले भी टफ थी एग्जाम, सरल इजी नहीं थी कि आप आसानी से इसको बिना पढ़े या ऐसे ही आप चले गए और आप पास हो गए। आपको प्रॉपरली इसको समय देना पड़ता है, प्रॉपरली फोकस होना पड़ता है, तब जाके आप क्या करते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और अब उसमें एक और डिफिकल्टी आ गई है और उसका नाम है नेगेटिव मार्किंग। तो एग्जामिनर को उसे बैलेंस बैलेंस भी करना होगा, बैलेंस करना होगा, पेपर को बैलेंस करना होगा, क्योंकि उन्हें भी अब बैक एंड पे पता है कि भैया माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पेपर कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम सरल आएंगे, सीधे आएंगे। तो वो क्वेश्चनों में से एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपने बिल्कुल सही क्या होगा कि लुकास पेसियोली को माना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि लेखांकन युग में, आधुनिक युग में, सॉरी, आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है, यह आपको बताना है। मौद्रिक इकाई में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों को लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण की कला के रूप में, व्यावसायिक भाषा के रूप में और व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोतों के रूप में या उपर्युक्त सभी के रूप में। तो आप इसका आंसर बताइए किसके रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर आपको पता ही है कि भैया देखिए जो लेखांकन है उसमें मौद्रिक में जो इकाइयां व्यक्त की जाती हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शन मुद्रा के रूप में होते हैं उनका क्या करते हैं, हम लेखन तो करते ही हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका संक्षिप्तीकरण करते हैं, फिर हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। तो बिल्कुल ये कला भी है। क्या व्यवसाय की भाषा है? बिल्कुल, जो लेखांकन है वो व्यवसाय की भाषा है। व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में बिल्कुल है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से अकाउंट्स में मिल जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है व्यापार के स्वामी द्वारा
नियोजित नियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है। मतलब जो ऑनर है उसने क्या करा, जो कैपिटल लगाई है किसमें, व्यापार में, वो व्यापार के लिए क्या है, व्यापार के लिए दायित्व है। मतलब व्यापार उसे क्या मानता है, उसे मानता है लायबिलिटी। तो व्यापार लायबिलिटी मानता है, ये किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है कि किसके अंतर्गत ऐसा बोला गया है कि जो व्यापारी, क्योंकि जो व्यापार है, जो बिजनेस है, अल्टीमेटली बिजनेस तो किसका, अल्टीमेटली बिजनेस तो इसी व्यक्ति का है। इसी व्यक्ति ने ये दुकान खोली है, तो सब कुछ अधिकार किसके हैं, सब कुछ अधिकार इसी व्यक्ति के हैं। इसी व्यक्ति के पास सारी चीजें राइट है और सभी चीजें हैं। तो ये यही बोल रहे हैं कि भैया ये पूंजी इसने लगाई है, पर फिर भी व्यापार के लिए क्या माना जाता है, व्यापार और जो व्यापार है और व्यापारी है उनको क्या माना जाता है, उनको अलग अलग माना जाता है, पृथक पृथक अस्तित्व माना जाता है। मतलब ये दो लोग माने जाते हैं। तो ये किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, तो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है आपको बताना था कि निरंतरता की, उपार्जन की अवधारणा, अस्तित्व की अवधारणा और पूरक, वस्तु पूरक अवधारणा। तो किस अवधारणा के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, तो अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा, उम्मीद होगी आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। और अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो जरूर से अपनी प्रक्रिया इस पर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आप कर सकते हैं वीडियो को। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।